जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेबल पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा BCRW में लेक्चर नंबर 9 है। फैजुल्ला साहब सुन रहे हैं मेरी आवाज? फैजुल्ला जी, पार्टिसिपेंट्स मेरी आवाज आ रही है आप तक? अस्सलाम वालेकुम सर। आपकी आवाज क्लियर है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी ओके जी, अतीक साहब थैंक यू वेरी मच। आज फैजुल्ला किधर है? उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, जरा उसको भेज दिया मैंने जरा। अच्छा 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 अच्छा, चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सॉरी, मैं कोई थोड़ी लेट हो गया हूँ, वो कुछ मसरूफियत की वजह से। तो पार्टिसिपेंट्स, आज हमारा लेक्चर जो है वो 9 है। इसमें हम जो बाकी जो हमारे फंक्शनरीज थे, जो कि हम सेक्रेटेरिएट के हम वर्किंग कर रहे थे, उनके पिछले लेक्चर के अंदर हमने फाइनेंशियल एडवाइजर का रोल पढ़ा था। उससे पिछले में हमने चीफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफिसर का पढ़ा था। देन हमने सेक्रेटरी का पढ़ा था, और सेक्रेटरी का रोल एज प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर भी पढ़ा था। तो आज के लेक्चर के अंदर पहले पार्ट के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि एडिशनल सेक्रेटरी जो कि एक BPS 21 का ऑफिसर होता है, उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एडिशनल सेक्रेटरी जो है ये 21 ग्रेड का ऑफिसर होता है, और ये CSS ऑफिसर होता है। ही इज जूनियर टू ए सेक्रेटरी। He assists the secretary by means of sharing his workload. He is in charge officer of a wing in the ministry. He enjoys more or less the same power as the secretary of the ministry, but the overall charge of the ministry remains with the secretary. एक्चुअली ये सेक्रेटरी का सपोर्टिंग ऑफिसर है। पावर्स ऑलमोस्ट वही इंजॉय करता है, लेकिन ही इज नेक्स्ट टू द सेक्रेटरी, जबकि सेक्रेटरी जो है वो ओवरऑल इंचार्ज एक मिनिस्ट्री का होता है। 5वें नंबर पर, नॉर्मली ए विंग कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स इन ए मिनिस्ट्री। He is vested with the maximum extent of independent functioning and responsibility in regard to the items of work allotted to him. जितना काम उसको एज पर रूल्स जो है वो गवर्नमेंट ने दिया है, उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग उसकी होती है, और खुद मुख्तार ऑफिसर है, वर्किंग अंडर द सुपरविजन ऑफ द सेक्रेटरी, ए BPS 22 ऑफिसर। द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी, ये नेक्स्ट जो है हमारा वो ज्वाइंट सेक्रेटरी आता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है वो BPS 20 का ऑफिसर होता है फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर। यहाँ मैं अर्ज करता चलूँ आपके साथ कि प्रोविंशियल सेटअप के अंदर, सूबों के अंदर, ग्रेड 20 का ऑफिसर जो है वो सेक्रेटरी कहलाता है। तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी जो है ये फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर एक पोस्ट है। द पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी इज ए रेगुलर फीचर ऑफ द सेक्रेटेरिएट सेटअप। The joint secretary ranks just below the rank of additional secretary. He is the in charge of a division in a ministry. Normally, a wing normally headed by an additional secretary
consists of two divisions in a ministry. A joint secretary also represents federal government. जैसे सेक्रेटरी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी हैज आल्सो बीन वेस्टेड विद द पावर्स कि वो फेडरल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा बहुत सारे इजलासों के अंदर, बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर. He is too empowered to take decisions and give orders on behalf of the government of Pakistan. A joint secretary in certain cases also allowed to put up cases directly to the minister in charge of his ministry. He is junior to the secretary and additional secretary. अब ये तीसरे स्टेप के ऊपर टियर ऑफ हायरार्की के अंदर जो है इसका तीसरा नंबर होता है. तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी तीनों जो हैं ये सपोर्टिंग ऑफिसर हैं टू ए मिनिस्टर. अब पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपसे ये शेयर किया था कि अगर एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो मिनिस्टर को जाके मिलता है, मिनिस्टर उसे बुलाता है, तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द एडिशनल सेक्रेटरी कि वो मीटिंग से वापस आए तो फौरी तौर पर आके अपने सेक्रेटरी को आगाह करे कि मिनिस्टर ने क्या कहा था. इसी तरीके से जॉइंट सेक्रेटरी जो है ही इज आल्सो एम्पावर्ड टू मीट द मिनिस्टर, या मिनिस्टर इसको बुला सकता है या मिनिस्टर्स के पास ही जा सकता है, बट विद द कंडीशन कि ही शुड ब्रिंग इनटू द नोटिस ऑफ द सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी जिसके अंडर ये काम कर रहा है कि मिनिस्टर इन चार्ज हैज मतलब कि उसने मुझे कॉल किया है कि मैं उसे मिलूं. तो मिलने के बाद आके ये दोनों ऑफिसर्स को अपनी जो है ये डिस्कशन जो सेक्रेटरी के सॉरी मिनिस्टर के साथ हुई होती है उसको बताने का मजाज है. Then another tier that lies in the federal secretariat is the deputy secretary. डेप्टी सेक्रेटरी फेडरल सेक्रेटेरिएट के अंदर ग्रेड 19 का ऑफिसर होता है. परमेश्वर गवर्नमेंट के अंदर डेप्टी सेक्रेटरी ग्रेड 18 का होता है. ग्रेड 19 का एडिशनल सेक्रेटरी होता है प्रोविंशियल सेक्रेटरी के अंदर. ही वर्क्स अंडर द जॉइंट सेक्रेटरी. डेप्टी सेक्रेटरी जो फेडरल है ही वर्क्स अंडर द जॉइंट सेक्रेटरी. He assists the joint secretary in the discharge of his duties. Under certain limitations, he is also competent to take decisions on behalf of the government. कुछ limitations के साथ वो भी गवर्नमेंट के बिहाफ के ऊपर डिसीजन लेने का मजाज है, but with certain limits. He is the link between the joint secretary and the section officer. Most of the policy issues या measures are initiated by the deputy secretary. जो पॉलिसी इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर होते हैं उनकी इनिशिएशन, उसका स्टार्ट जो है वो डेप्टी सेक्रेटरी करता है. बाकी रूटीन के जो मैटर हैं वो सेक्शन ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर के लेवल पर स्टार्ट होता है, लेकिन सेक्शन ऑफिसर के लेवल पर पॉलिसी इश्यूज जो हैं वो नहीं टेकअप किए जाते. दैट प्रेरोगेटिव हैज बीन given to the deputy secretary to start the policy issues and measures जो है गवर्नमेंट ने लेने हैं. He is the supervisory officer of the section officers under his control, is competent to dispose of all cases in which no major question of policy is involved. जिसमें कोई पॉलिसी इशू मेजर इन्वॉल्व नहीं होता उन केसेस को अपने लेवल पर ये डिस्पोज ऑफ करने का मजाज. Under the rules are the standing orders, he is competent to dispose of जो भी पॉलिसी इश्यूज भी कभी आ जाते हैं तो उनको भी ये टेकअप जो है
वो डिस्पोज ऑफ करने का मजाज। देन डेप्टी सेक्रेटरी के अंडर जो है वो सेक्शन ऑफिसर आते हैं। सेक्शन ऑफिसर इज इन चार्ज ऑफ अ सेक्शन इन द सेक्रेटेरिएट। ये वो बुनियादी जगह है सेक्शन जहां से आपके वर्किंग स्टार्ट होती है गवर्नमेंट की। तो सेक्शन ऑफिसर एक सेक्शन को हेड करता है, इसके नीचे सपोर्ट स्टाफ भी इसका होता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट पोस्ट इन द सेक्रेटेरिएट। इसके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो कुछ इस तरह से दी हुई हैं कि ये ग्रेड 18 में भी होते हैं और ग्रेड 17 में भी होते हैं सेक्शन ऑफिसर्स। जो सीएसएस ऑफिसर हैं वो ग्रेड 17 में सेक्शन ऑफिसर लगते हैं, और जो प्रमोटी सेक्शन अफसर हैं वो ग्रेड 18 में होते हैं। सेक्शन होता क्या है? A section is the smallest organizational unit in a ministry. It is headed by a section officer. He is responsible to supervise the performance and duties of assistants, clerks under him. Supervision of the work in the section in every aspect lies with him. सारे सेक्शन का की सुपरविजन इसके पास होती है। He is wholly responsible for the efficient and expeditious disposal of items of work entrusted to the section under his charge. He has to make a minute check of the draft of issue to see that it is perfect. Whatever draft is put up to the higher officers are for the disposal of a case. No doubt it is prepared by the assistants and the clerks under him, but the ultimate responsibility rests with the section officer कि वो before issuance जो है वो उसको देखेगा। Number 6, he is responsible to issue periodic reports। जो भी सेक्शन से कंसेंट क्वार्टर्स को जो रिपोर्ट्स जारी होती हैं periodic, उनको ये इशू करता है। All डाक receipts are closely seen by the section officer। जो भी डाक बाहर से आती है उसको ये बड़ा माइन्यूटली देखता है कि कोई इम्पोर्टेंट इशू तो नहीं है, कोई टाइम लिमिट केस तो नहीं है। सेक्शन ऑफिसर की नजर से डाक गुजरेगी तो देन इट विल बी सेंट फॉर डिस्पोजल टू द लोअर स्टाफ। ही अकॉर्ड्स प्रायोरिटी टू द केसेस फॉर देयर डिस्पोजल। ये सेक्शन ऑफिसर ही है जो कि अपनी प्रायोरिटी केसेस को लगाता है कि ये इम्पोर्टेंट है, इसको टाइम लिमिट केस है, इसको आपने पहले करना है। नेक्स्ट नंबर 8 जो है 9 है, ही अप्रूव्स द सर रिपोर्टिंग ऑफ फाइल्स सर एंड देयर क्लासिफिकेशन। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। एक क्वेश्चन था सर। जी, मैं अभी ये पार्ट खत्म करने लगा हूं तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन लेता हूं। आई हैव रिजर्व टाइम फॉर योर क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला पार्ट, मुझे हर पार्ट खत्म करने के बाद मैं क्वेश्चंस की जो है वो टाइम मैंने रखा है, तो आप प्लीज थोड़ी देर होल्ड ऑन कीजिए अपना क्वेश्चन। नंबर 9, ही अप्रूव्स द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सेक्शन के अंदर चूंकि फाइल वर्क सारा होता है तो ये उसकी रिकॉर्ड को मेंटेन करना विद द हेल्प ऑफ द सपोर्टिंग स्टाफ और फिर उसकी क्लासिफिकेशन करना जो है ये भी सेक्शन ऑफिसर के जिम्मे होती है। नंबर 10, इसका रोल जो है वाइल साइनिंग ऑफिशियल कम्युनिकेशन relating to the matters within his own purview, the section officer is authorized to use his name and designation।
अब सेक्रेटेरिएट के अंदर बाकायदा गवर्नमेंट का एक निज़ाम होता है कि हर ऑफिसर जो है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन दी होती है, वो क्या क्या काम कर सकता है, कौन कौन सी पावर्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। तो ऑफिशियल कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो सेक्शन ऑफिसर अगर उसको अथॉराइज्ड है कि अपने लेवल पर कुछ केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, देन उसकी डिस्पोजल करता है और नीचे अपना नाम लिखता है, अपना डेजिग्नेशन लिखता है और साइन करता है। अगर उसके परव्यू में कोई चीज ना फॉलो कर रही हो तो फिर वो कहता है कि कम्युनिकेशन के अंदर आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कि मैं आपसे मुखातिब हूं इशू के ऊपर। फिर वो हायर ऑफिसर की डायरेक्शन का जिक्र करता है, फिर उसका नाम उस कम्युनिकेशन की डिस्पोजल के अंदर नहीं आता, सिर्फ उसका डेजिग्नेशन आता है। 11th रोल कैसे ये प्ले करता है, ही शैल डिस्पोज ऑफ ऑल केसेस where there are clear precedents and no question of deviation from such precedents is involved, or under which the rules of standing order he is competent to dispose of। अब कौन सा बिजनेस जो है वो डिस्पोज ऑफ ये कर सकता है जो कि बड़े क्लियर जिसकी प्रेसिडेंट्स मौजूद हों, और या जिसके बारे में बड़े स्टैंडिंग ऑर्डर वाजे किस्म के हों कि वो ये काम जो है, ये कम्युनिकेशन या ये इशू जो है इसको डिस्पोज ऑफ कर सकता है। वो अंडर दोस इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड द क्लियर प्रेसिडेंट्स वो किसी बिजनेस को डिस्पोज ऑफ करने का मजाज है। अगर नहीं है उसको ये इजाजत तो फिर वो नहीं करेगा। देन ही विल राइट इन द कम्युनिकेशन कि आई हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो डेप्टी सेक्रेटरी भी हो सकता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है जॉइंट सेक्रेटरी भी हो सकता है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है वो एडिशनल सेक्रेटरी या सेक्रेटरी जो भी। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मुराद ये है कि इसकी अपनी डिस्पोजल नहीं है सेक्शन ऑफिसर की, ही हैज बीन गिवन द डायरेक्शन बाय द हायर ऑफिसर्स के वो उनके बिहाफ के ऊपर ये कम्युनिकेशन की डिस्पोजल करें। With this, gentlemen, I came to the conclusion of my first part. अब जो साहब क्वेश्चन पूछना चाहते हैं दे आर अलाउड, आप सवाल पूछ सकते हैं। सर ये 5 नंबर में लिखा हुआ है he has to make a minute check of the draft of issue to see that it is perfect। सर इस पे थोड़ा समझा दे डिटेल। कितना नंबर है बेटे? 5 नंबर सर। 5 नंबर। He has to make a minute check of the draft of issue to see that it is perfect। इसका मतलब ये है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर फाइल जो है जब पुटअप होती है तो जिस कॉम्पिटेंट लेवल के ऊपर उस ड्राफ्ट को अप्रूव करने का चार्ज है वहां से वो अप्रूव होके आती है, जब मसलन सेक्रेटरी से आती है तो वो सेक्रेटरी जो है उस तक दोबारा ड्राफ्ट भेजने के लिए जो इशू ड्राफ्ट ऑफ इशू है कि वो ड्राफ्ट बना के जब ऊपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को भेजेगा तो उसको माइन्यूटली चेक करेगा, बड़ी बारीक बीनी से देखेगा कि क्या वो ड्राफ्ट जो इशू होना है उसने लेटर की शक्ल इख्तियार करनी है। ड्राफ्ट तो अभी फाइनल नहीं हुआ ना, ड्राफ्ट जो है वो जब फाइनल होगा तो फिर उसका लेटर इशू होगा। अब ड्राफ्ट की अप्रूवल के लिए जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ये पुटअप करेगा फाइल
तो उसको हर लिहाज से बारीक बीनी से देखने के बाद उसकी परफेक्शन का जिम्मेदार है कि उसके अंदर कोई गलती तो नहीं रह गई। ये इसका मतलब। इज इट क्लियर टू यू? जी सर, थैंक यू सर। ओके जी, एनीबॉडी एल्स? जी, और किसी साहब का सवाल? सर जी जी। सर ये जो सेक्रेटरी होते हैं 22 ग्रेड में, इसके बाद एडिशनल, फिर जॉइंट, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर, इस तरह सर ये फेडरल गवर्नमेंट में जितने डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जितने वो होते हैं डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, तो सर मतलब अब जिस तरह हमारा एमएजी है सर, तो इसकी एक मिसाल आप दे दें सर, मतलब डिपार्टमेंट में, मतलब एक डिपार्टमेंट या दूसरे में, मतलब इस तरह दे दे कि हम जी, इस तरह से एमएजी, एमएजी इज नॉट सेक्रेटेरिएट, नोट इट। जी एमएजी सर। इज एन अटैच डिपार्टमेंट। जी सर। सेक्रेटेरिएट के अंदर ये पोस्टें होती हैं, एमएजी ऑफिस के अंदर ये पोस्टें नहीं है। जी सर। मतलब सर पाकिस्तान में इस तरह कौन से मतलब डिपार्टमेंट्स है कि इसमें मतलब सेक्रेटरी और इस तरह एडिशनल सेक्रेटरी आते हैं फेडरल गवर्नमेंट में? ये भाई, ये सारे के सारे सेक्रेटेरिएट जो है, फेडरल सेक्रेटेरिएट, ये पोस्टें सेक्रेटेरिएट की हैं। जहां पर सेक्रेटरी ऊपर होता है, उसके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर जॉइंट सेक्रेटरी, देन डेप्टी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटेरिएट की पोस्टें हैं। आपको ये बाहर नहीं मिलेंगी। अच्छा सर। हाँ, सेक्रेटेरिएट से बाहर नहीं होती है। जी सर। जी, एनीबॉडी एल्स? अनम अकरम जो है, वो उनका सवाल है कि सी एफ ए ओ या सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो अनम बेटे, ये 5-6 नंबर का सवाल होता है कि आप चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर की जो फंक्शंस एंड पावर्स हैं वो लिखें। सेक्रेटरी के फंक्शंस, रोल्स एंड पावर्स क्या हैं वो लिखें। या बाकी ऑफिसर जो हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है कि उनकी क्या पावर्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या रोल्स हैं। तो व्हाट इज द रोल ऑफ, आगे जो भी ऑफिसर है उसका नाम लिख के तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आई हैव बीन गिविंग यू द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द ऑफिसर्स दैट आर वर्किंग इन द सेक्रेटेरिएट। मैंने इसके अंदर आपको सेक्रेटरी का बताया है, मैंने इसके अंदर आपको CFO का बताया है, मैंने उसका जो है फाइनेंशियल एडवाइजर का बताया है। आज मैंने आपके साथ एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी का जो है उनके रोल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये सारे के सारे नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साथ साथ साथ, ताकि आप लोगों को जरा आसानी हो जाए इनको अंडरस्टैंड करने के लिए। बट द प्रॉब्लम हियर लाइज विद यू पीपल इज दैट के आप लोग सेक्रेटेरिएट की वर्किंग से वाकिफ नहीं हैं। आप सारे के सारे जो हैं वो अटैच डिपार्टमेंट जो हैं उसके स्टाफ हैं, और अटैच डिपार्टमेंट के बाद फिर आप लोग जो हैं वो सुबॉर्डिनेट ऑफिस के मुलाजिम हैं। सर वैसे ये सेक्रेटेरिएट में किस नेचर का काम होता है सर, मतलब ये क्या करते हैं? सेक्रेटेरिएट में पॉलिसी नेचर का काम होता है, पॉलिसी बनाते हैं ये लोग। अच्छा सर। हाँ,
आपके एमएजी ऑफिस में पॉलिसी नहीं होती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आती है या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आती है? जी सर, जी सर। ये जो है पॉलिसी एग्जीक्यूटिंग ऑफिसेज हैं, अटैच डिपार्टमेंट और सुबॉर्डिनेट ऑफिसेज। जी सर, थैंक यू सर। जी अनम, कुछ क्लियर हुआ आपको? और सर जिस तरह ये जी जी, बोलिए। और सर जिस तरह ये एडिशनल सेक्रेटरी सीएसएस ऑफिसर होता है ना सर, जिस तरह आपने बताया, तो इसके नीचे सर जो ये मतलब जॉइंट सेक्रेटरी या डिप्टी सेक्रेटरी, ये भी सीएसएस पे आते हैं? जी मैं आपको अर्ज करता हूं कि सीएसएस ऑफिसर जो हैं वो सेक्रेटेरिएट के अंदर वर्क करने का जो सेटअप है वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर तीन चार किस्म के लोग जो हैं वो वर्क करते हैं। एक वो लोग हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप से या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से बिलोंग करते हैं। ये लोग ग्रेड 17 में भी सेक्रेटेरिएट ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी इनकी जो है सेक्रेटेरिएट की ऑफिसर्स की, वो है सेक्रेटेरिएट ग्रुप की। ये भी सीएसएस का ग्रुप है। ये ज्वाइन इस सेक्रेटेरिएट के अंदर करते हैं एज सेक्शन ऑफिसर। जबकि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं वो पहले असिस्टेंट कमिश्नर्स रहते हैं, फिर वो डिप्टी कमिश्नर्स रहते हैं, उसके बाद अगर सेक्रेटेरिएट में इनकी पोस्टिंग हो जाए तो फिर वहां पर ये अपना डेजिग्नेशन ले लेते हैं। जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग हैं वो मोस्टली सेक्रेटेरिएट के अंदर रहते हैं, फील्ड में बहुत कम जाते हैं। लाइक वाइज जो सीएसएस के बाकी ग्रुप्स होते हैं, सीएसएस के 12 ग्रुप्स हैं। सेक्रेटेरिएट में मैंने बताया पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ज्वाइन कर लेते हैं। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग डायरेक्टली पहले रोज ही ज्वाइन कर लेते हैं। तीसरी कैटेगरी इसके अंदर जो है वो आती है कि डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ है, क्लर्क्स भर्ती होते हैं, वो असिस्टेंट बनते हैं, फिर प्रमोशन होते होते फिर इनका सेक्शन अफसर का एग्जाम होता है, वो क्वालिफाई करते हैं, वो सेक्रेटेरिएट में दिया जाता है। ये लोग भी जाके सेक्रेटेरिएट के ही अंदर लगते हैं सेक्शन ऑफिसर। लेकिन जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग हैं वो ग्रेड 22 तक चले जाते हैं। जो सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग होते हैं वो भी ग्रेड 22 तक चले जाते हैं। जो सेक्शन असिस्टेंट से प्रमोट होकर क्लर्क से ऊपर जाते हैं वो डिप्टी सेक्रेटरी से ऊपर नहीं जाते। अब आ जाएं बाकी सर्विसेज जो हैं, फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान, कस्टम सर्विस ऑफ पाकिस्तान, इनकम टैक्स के लोग, बाकी जो हैं आपके अकाउंट सर्विस के लोग जो हैं, कॉमर्स एंड ट्रेड ग्रुप के जो होते हैं, ये लोग जो हैं ये ग्रेड 20 में जाके सेक्रेटेरिएट ज्वाइन करते हैं। पहले अपने अपने महकमों में काम करते रहते हैं, देन दे ज्वाइन दी सेक्रेटेरिएट, दे कैन ज्वाइन। इनको पोस्ट कर दिया जाए तो फिर ये वहां पर ग्रेड 20 से नीचे नहीं जाते, ये ग्रेड 20 में जाते हैं और फिर ऊपर ऊपर जाते जाते ग्रेड 22 तक चले जाते हैं। मतलब सर इसके पहले अपने डिपार्टमेंट में सर्विस करना जरूरी होता है, डायरेक्ट नहीं जा सकते सेक्रेटेरिएट?
डायरेक्ट सेक्रेटेरिएट में मैंने कहा पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, सेक्रेटेरिएट ग्रुप, ये जी डायरेक्ट जाते हैं। जी सर। बाकी महकमों के लोग जो हैं अपने अपने महकमे में सर्व कर, ग्रेड 19 तक सर्व करते हैं, 20 में चले जाएं तो देन दे कैन बी पोस्टेड इन द सेक्रेटेरिएट। ये इसकी हायरार्की है। मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे, आपके अभी नोटिस में चीजें ये अभी सीनियर जॉइंट नहीं है सेक्रेटरी इतनी किस में आता है सर? कि हाउ डू दे वर्क, हाउ द वर्क ऑफ द सेक्रेटेरिएट इज कैरिड आउट। तो ये लोग सीनियर कहाँ जॉइंट कहाँ से इनकी सर, पोस्टिंग होती है। वालेकुम सर, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी सर किस में आता जी, एनी अदर क्वेश्चन? है? सीनियर जॉइंट जी सेक्रेटरी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो सेक्शन ऑफिसर्स की जितनी भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई हैं, जो ड्यूटीज बताई हैं, यही हमारे डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर भी करते हैं। लेकिन सर जो 10 नंबर पॉइंट है उसमें जो है ना, आपने ये लिखा हुआ है कि जी जो मिनिस्ट्रीज के सेक्शन ऑफिसर्स हैं उनको अथोराइज्ड है कि वो अपना नेम जो है ना और डेजिग्नेशन यूज कर सकते हैं। तो सर जो हमारे अटैच डिपार्टमेंट के असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर हैं उनकी भी नेचर ऑफ जॉब और नेचर ऑफ ड्यूटी तो सेम ही है, तो वो क्यों अपना नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते? थैंक यू सर। देखे देखे यहाँ पर बात हो रही है सेक्रेटेरिएट की। सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, सेक्रेटेरिएट से बाहर सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट नहीं है। एक्चुअली गवर्नमेंट जो है वो सेक्रेटेरिएट होती है। सेक्रेटेरिएट के अंदर स्टार्टिंग पोस्ट सेक्शन ऑफिसर की है, देन डिप्टी सेक्रेटरी है, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी है, फिर एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी होते हैं। आपके जो अटैच डिपार्टमेंट हैं, आपका जो अटैच डिपार्टमेंट है एडिटर जनरल का ऑफिस, आपका सीजीए का ऑफिस, ये अटैच डिपार्टमेंट हैं। बाकी इनके अंडर जो लोग, मसलन सीजीए का नाम हम देते हैं तो सीजीए जो है इसके अंडर सारे एजीज आते हैं। एजी ऑफिसेज जो हैं वो सबॉर्डिनेट ऑफिसेज हैं ऑफ द अटैच डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। आपका सेटअप अटैच डिपार्टमेंट का और होता है। एडिटर जनरल ऑफिस या सीजीए ऑफिस के अंदर सेक्शन अफसर की पोस्ट नहीं होती। अपने महकमे की अपनी पोस्टें हैं, अकाउंट्स अफसर, उसके बाद डेप्टी होता है या इस टाइप के अपने डेजिग्नेशन इनके अपने हैं। लेकिन सेक्रेटरी, सेक्शन ऑफिसर और डेप्टी सेक्रेटरी की पोस्टिंग्स आर मेंट फॉर द सेक्रेटेरिएट ओनली, बाहर नहीं कोई इस्तेमाल कर सकते। इसलिए बाहर के जो महकमे हैं वो अपने अपने डेजिग्नेशन इस्तेमाल करते हैं। नो डाउट द नेचर ऑफ वर्क जो है वो सिमिलर हो सकती है, लेकिन आउट ऑफ सेक्रेटेरिएट है आप लोग, आपका एक दायरा कार अपने हद तक सबॉर्डिनेट ऑफिस या अटैच डिपार्टमेंट तक महदूद होता है। मिनिस्ट्री जो है वो आपके ऊपर होती है। आपके ऑफिसर जो हैं वो सारे सेक्रेटेरिएट में बैठे होते हैं जो कि उसको कंट्रोल या कमांड कर रहे होते हैं। तो एज आई एम कंसर्न्ड विद द सेक्रेटेरिएट सेटअप, इसीलिए मैंने इन ऑफिसर्स की जो हैं वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके साथ शेयर की हैं। बाकी किसी दफ्तर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने शेयर नहीं की, because they do not fall under the jurisdiction of the secretariat. एक्सक्यूज मी सर। लीजिए। सर ये जो अभी हमारा पीएमएडी जो है उसमें सीएमए कंट्रोलर साहब जो होता है 20 ग्रेड का, तो अभी वो चाहे सर तो सेक्रेटेरिएट में जा सकता है? जी जा सकता है, वो बिल्कुल ग्रेड 20 का ऑफिसर है, वो जा सकता है। कोई रेक्विजिशन सेक्रेटेरिएट से कर दे जी ये बंदे की सर्विसेज हमें दे दें, या एडिटर जनरल जो है वो उस बंदे को पोस्ट कर दे, तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। थैंक यू सर। लेकिन जब वो सेक्रेटेरिएट में जाएगा तो वो डेजिग्नेशन सेक्रेटेरिएट का लेगा। वहां जाके वो ग्रेड 20 में जाता है तो वो ज्वाइंट सेक्रेटरी लगेगा या चीफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर लगेगा। जी और किसी का सवाल?
सर थैंक यू सो मच, बड़ा डीपली आपने क्लियर कर दिया, और वही का जो क्वेश्चन था कि सीएमए के हवाले से, वो भी आपने डीपली क्लियर किया सर, थैंक यू। ओके ओके ओके। और कोई साहब, कोई सवाल कोई रहता हो किसी का तो प्लीज। ये मोहम्मद अली साहब हैं, ये इनका सवाल ये है कि हाउ ड्यूटीज ऑफ सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी आर पार्ट ऑफ द बीसीआरडब्ल्यू। तो मोहम्मद अली, बीसीआरडब्ल्यू जो है ये पब्लिक सेक्टर की कम्युनिकेशन के मुतलका है, और ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं गवर्नमेंट के, वो सेक्रेटेरिएट के बारे में है। वो सेक्शन ऑफिसर, सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और इन लोगों के बारे में है, इसलिए इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ द बीसीआरडब्ल्यू। पब्लिक सेक्टर कम्युनिकेशन जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 जो हैं, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर बीसीआरडब्ल्यू सिलेबस। देन सैयद जुनेद, उनका सवाल है कि वर्ड प्रेसिडेंट से क्या मुराद है। प्रेसिडेंट जो है वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट को, कि कोई इस एंगल से देखें कि कोई मिसाल इसकी पहले मौजूद है। इसको मिसाल कहते हैं कि केस जो है वो जो डिसाइड होते हैं उनको कहते हैं कि क्या कोई एग्जांपल ऐसे केस की है कि जो पहले डिस्पोज ऑफ हो, या पहले इस इशू के ऊपर हो चुका हो कोई ऑर्डर। तो टेक्निकल लैंग्वेज में उसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और ये लॉ के अंदर भी वर्ड प्रेसिडेंट इस्तेमाल होता है। हमारे दफ्तरों में भी प्रेसिडेंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो प्रेसिडेंट मीन्स कि कोई मिसाल ऐसी पहले मौजूद है कि ऐसा कोई ऑर्डर हुआ हो, ऑफिशियल लैंग्वेज में उसको प्रेसिडेंट कहा जाता है। और कोई सवाल नहीं तो मैं अगले पार्ट पर चलूं फिर। अस्सलाम वालेकुम पार्ट सर। 2 के अंदर जी सवाल है आपका। जी सर, ये सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी में सर क्या डिफरेंस है, मतलब है कि इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी 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 जी, वालेकुम सलाम। सर मैं सलमान डीजी फेडरल ऑडिट से। सर ये जी एक चीज, एक डेजिग्नेशन का पता करना था कि एडिशनल सेक्रेटरी और सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, ये तो बीपीएस 21 में होते हैं, तो इनमें क्या डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह। जी सुनिएगा, इसका डिफरेंस ये होता है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग जाते हैं। ठीक। दूसरे मैंने कहा कि वो सेक्रेटेरिएट ग्रुप के लोग जाते हैं, ग्रेड 17 में जा सकते हैं, ये वहां पोस्टिंग होती है। सेक्रेटेरिएट ग्रुप के तो जो हैं वो तो शुरू दिन से ही सेक्रेटेरिएट में रहते हैं। आप जब ये प्रमोशन करते करते ग्रेड 21 में जाते हैं तो वहां जाके डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लोग होते हैं या बाहर की सर्विस से, बाकी सर्विस ग्रुप से होंगे, तो वो एडिशनल सेक्रेटरी लगेंगे। जबकि सेक्रेटेरिएट ग्रुप जो है वो भी सीएसएस का ग्रुप है,
उनका जो बंदा ग्रेड 21 में जाएगा वो सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी लगेगा, वो एडिशनल सेक्रेटरी नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा। ये डिफरेंस है इन दोनों में। इन सिंपल इज दैट के जो डीएमजी ग्रुप के हैं वो सर एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, और हाँ, जो सेक्रेटरीट ग्रुप वाले जाएंगे, सेक्रेटरीट वाले, वो सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसे होगा। ठीक ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज पार्ट टू की तरफ हम आते हैं। आज का पार्ट टू जो है वो हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज के बारे में है। ये 4 पैराग्राफ्स के ऊपर ये मुश्तमिल है इसका ये क्वेश्चन। इसकी आपने समरी बनानी है। ये क्वेश्चन भी मैंने, ये पैराग्राफ्स जो हैं ये मैंने आपके एक प्रीवियस पेपर से उठाए। तो इसको पढ़िएगा, 10 मिनट ले लें आप, इसको पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करें, फिर उसको अपने कागज के ऊपर रबत के अंदर, कोहेरेंस के अंदर एक पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दीजिए। अस्सलाम दिस इज टुडेज असाइनमेंट फॉर यू पीपल। वालेकुम सर। इसको आप जूम करके जरा आप बड़ा करके आप देख सकते हैं। और लास्ट वाला पैराग्राफ फिर मैं आपको वालेकुम सर। थोड़ी थोड़ी देर में डिस्प्ले करूंगा, क्योंकि नीचे वाला अगर दिखाऊंगा तो ऊपर वाला जो है वो फिर और छोटा हो जाएगा। तो प्लीज पहले 3 पैराग्राफ के आप इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो हैं उनको नोट करके आप अपनी कॉपी में लिखें, और फिर उनसे एक पैसेज डेवलप करें समराइज्ड वे के अंदर, एक पैराग्राफ के अंदर, कि इस 4 पैराग्राफ्स के अंदर क्या कहा गया है। फिर मैं आपसे अपना सॉल्यूशन शेयर करूंगा। अगर कोई साहब ये चाहें कि वो क्वेश्चन आंसर बॉक्स के अंदर इसकी कोई समरी जो है वो लिखना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर नहीं कोई लिखना चाहता, अपने तौर पर वो अटेम्प्ट करे, और फिर मेरे सॉल्यूशन के साथ जो कि मैं शेयर करूंगा 10 मिनट के बाद, उसके साथ फिर शेयर कर ले, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो अटेम्प्ट किया था उसमें कौन कौन सी कमी बेशी जो है वो करने की जरूरत है। तो प्लीज योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज, इसको आप पढ़िए और अटेम्प्ट कीजिए। मैं 10 मिनट्स के बाद आपसे फिर पूछता हूं, बल्कि चौथा पैराग्राफ आपको दिखाता हूं। सर ये थोड़ा वाइट नहीं हो सकता? सर इसमें, अस्सलाम वालेकुम सर, ये थोड़ा नजर नहीं आ रहा। आप थोड़ा सा जूम करके जरा देखिएगा, क्योंकि ये भी मैंने एक तस्वीर लेके उसको आपके क्वेश्चन पेपर से मैंने यहाँ लगाया था, तो इतना क्लियर तो नहीं है। बहरहाल ट्राई टू बाय मेकिंग जूम, इसको बढ़ा के जरा देखने की कोशिश कीजिए। यू विल कम अक्रॉस द सिग्निफिकेंट पॉइंट्स दैट हैव बीन रिटन इन दीज पैसेजेस, और फिर इसको अटेम्प्ट करें। आप जैसा भी होता है फिर मैं सोल्यूशन आपके साथ शेयर करता हूँ इसका। The third is the number of serious health changes
जी पार्टिसिपेंट्स, वेलकम बैक। आपने यकीनन ये अटेम्प्ट कर लिया होगा। जैनुल आबिदीन ने, जो कि हमारा बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, मेरा, उसने वो पैराग्राफ्स जो है वो आपको यहाँ लिख दिए हैं। प्रीवियस पेपर से उठा के उसने आपको दे दिए हैं। थैंक यू जैनुल आबिदीन, आई एम प्राउड ऑफ यू। आपने मेरी भी मुश्किल हल कर दी और अपने पार्टिसिपेंट्स की भी मुश्किल हल कर दी। तो आई आई होप कि बाकी सब लोगों ने भी जैनुल आबिदीन का ये लिखा हुआ क्वेश्चन जो है वो मेरे वाले पैराग्राफ्स को उसने यहाँ कॉपी कर दिया है प्रीवियस पेपर से उठा के। तो थैंक यू जैन। अ, अब मैं आपके साथ अपना सॉल्यूशन जो है उसको शेयर करता हूं। तो आप अपने अपने जो सॉल्यूशन आपने ढूंढा है इसके अंदर उसको कंपेयर कर लीजिएगा। इसकी हेडिंग जो है, ये सब्जेक्ट जो है, वो टाइटल जो है वो हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज मैंने दिया है। और 135 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल ये जो एक पैराग्राफ मैंने इसके समराइज किया है, इसको मैं पढ़े देता हूं आपको। पहले आप खुद पढ़ लें, देन आई विल एक्सप्लेन इट। कि वो सारी चीजें जो कि उन 4-5 पैराग्राफ्स के अंदर दी हुई थी, दैट हैव बीन कंडेंस्ड इनटू वन पैराग्राफ। और इसका रब्त भी ठीक है, इसकी लैंग्वेज भी जो है वो, सेंटेंसेस जो हैं वो करेक्ट हैं। यू कैन कंपेयर इट विद योर सॉल्यूशन। Rural healthcare is lacking due to a number of reasons. There may be long distances, increased cost of medicines, communication and transportation problems. Another reason is also the thin population and inadequate medical infrastructure. Qualified doctors do not want to stay in rural areas. The Thar Desert faces all these difficulties in getting appropriate medical care. The major reasons for this inadequate medical facilities include lack of preventive health awareness, malnutrition, poor economic and unhygienic living conditions, lack of vegetation, harsh weather conditions, and lack of proper planning. All these facilities are lacking due to meager state resources, non-availability of clinics, hospitals, and even doctors. The villagers have to depend on local quacks and healers. There is dire need to provide basic medical facilities to the Thar people by the state at the affordable cost. This is the summary of the 4 passages that I displayed before you people. तो आई डू होप कि आपने इसका कंपैरिजन अपने सॉल्यूशन के साथ कर लिया होगा। अगर यहाँ तक पार्ट 2 के बारे में कोई आपका क्वेश्चन है तो प्लीज शेयर विद मी। Participants are requested to ask the question if they have any.
I think there is no question. So let me go to the next part. पार्ट 3 जो है हमारा आज के लेक्चर का, वो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के बारे में है। इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं आपको मिनिस्ट्रीज के नाम और उनके साथ जो डिवीजन्स अटैच हैं उनके बारे में मैं ब्रीफ कर सकूं। हमारे सेक्रेटेरिएट के अंदर कैबिनेट डिवीजन जो है वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जैसे ब्रेन होता है कैबिनेट डिवीजन। कैबिनेट डिवीजन के अंदर, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर एविएशन डिवीजन आता है, कैबिनेट डिवीजन आता है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन आता है, नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन आता है, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी डिवीजन। ये 5 डिवीजन जो है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंदर फॉल करते हैं। अब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की आती है। इसका एक ही डिवीजन है जिसे क्लाइमेट चेंज डिवीजन कहते हैं। मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज की है, उसमें क्लाइमेट चेंज डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है नंबर 3 के ऊपर। इसका कॉमर्स डिवीजन है। चौथे नंबर पर मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन है, इसका भी एक ही डिवीजन है, कम्युनिकेशन डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक ही डिवीजन है, डिफेंस डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन 6 नंबर पर, डिफेंस प्रोडक्शन डिवीजन एक है। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन एक ही है उसके। मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है, इसके अंदर 2 डिवीजन है। एक डिवीजन जो है वो पावर डिवीजन है, एक पेट्रोलियम डिवीजन। इस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर की मिनिस्ट्री है, इसमें भी 2 डिवीजन हैं, फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग डिवीजन, नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर डिवीजन। 2 डिवीजन इस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर भी 2 डिवीजन है, एक फाइनेंस डिवीजन है, एक रेवेन्यू डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के अंदर फॉरेन अफेयर डिवीजन एक ही डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड वर्क्स, इसके अंदर भी एक डिवीजन है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स एक ही डिवीजन पर मुश्तमिल है। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन डिवीजन। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डिवीजन। पंद्रह नंबर के ऊपर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन जो है अ, वो इसके अंदर आती है।
एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? जी जी पूछिएगा। अच्छा थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फेडरल सिस्टम होता है ना सर, इसमें मिनिस्ट्री होती है, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर अटैच डिपार्टमेंट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर डीडीओ, इस तरह होता है ना सर? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। ये तो सर ये चार्ट ऑफ अकाउंट हमें जो टीचर पढ़ाते हैं उसने हमें इस तरह सिखाया है नहीं, मैं ये। आपको बताता हूँ जी सर। कि मिनिस्ट्री डिवीजन होता है, उसके साथ अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं। आपका अटैच डिपार्टमेंट जो है, हर मिनिस्ट्री के अटैच डिपार्टमेंट्स होते हैं। मसलन हमारी मिनिस्ट्री का अटैच डिपार्टमेंट कौन सा है? सीजीए। सीजीए के अंडर जो है सबॉर्डिनेट ऑफिसेज जो हैं, एजीज आते हैं। एजी के फर्दर सबॉर्डिनेट डीओज, ये वगैरह लोग आते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें जो हैं ये वर्क करती हैं। तो जो आपने बाकी डीएओस का नाम लिया, वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। उसका लिंक जो है वो सेक्रेटेरिएट के साथ नहीं होता। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर मिनिस्ट्रीज का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इस वक्त हमारे जो फेडरल सेक्रेटेरिएट का सेटअप है, उसके अंदर 34 मिनिस्ट्रियां पाई जाती। ये स्लाइड आपके सामने मैंने 34 मिनिस्ट्रीज की मैंने शो की हुई है। अच्छा, इसको आप अपने अपने लैपटॉप के ऊपर या इवन आप नेट से भी इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपको ये चीजें जो हैं, ये मिनिस्ट्रीज के नाम और डिविजन्स के नाम मिल जाएंगे। मतलब सर ये उससे हट के है, मतलब और गवर्नमेंट से हट के है ये सेक्रेटेरिएट? सेक्रेटेरिएट आम गवर्नमेंट से हटके है भाई। अच्छा। ये मैं आपको सिर्फ सेक्रेटेरिएट तक रखना चाहता हूं, क्योंकि जी क्वेश्चन सेक्रेटेरिएट के ऊपर आता है। रूल्स ऑफ बिजनेस सेक्रेटेरिएट के बारे में है। मतलब सर ये टीचर ने जो हमें इस तरह बताया है कि प्रोविंशियल में गवर्नमेंट होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट, फिर अटैच डिपार्टमेंट, और मतलब फेडरल में मिनिस्ट्री, डिवीजन, अटैच डिपार्टमेंट, मतलब सर ये और फेडरल सिस्टम जो होता है उसका वो बता रहा होता है। नहीं, मैं आपके साथ अटैच डिपार्टमेंट तक भी नहीं जा रहा, मैं तो सिर्फ सेक्रेटेरिएट तक रह रहा हूँ या डिवीजन तक रह रहा हूँ। जी सर। इससे बाहर मैं नहीं जा रहा। आपके रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर जो है वो डिवीजन से आगे नहीं जाती बात। जी सर। बाकी अटैच डिपार्टमेंट के अंदर आप जाएंगे तो वो तो बहुत तफसील आ जाएगी, उनके अपने रूल्स हैं। ये सेक्रेटेरिएट के रूल्स जो हैं ये आपके सिलेबस, बीसीआरडब्ल्यू के सिलेबस के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके जी ऊपर क्वेश्चन आपको आता है। और क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 5-6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि आप फलां डिवीजन जो है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आप वो लिखें, उसके फंक्शंस क्या हैं उसके। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस अमंग डिवीजन्स जो है वो आपका क्वेश्चन यहाँ बनता है। तो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। आप अटैच डिपार्टमेंट और सबॉर्डिनेट ऑफिसेज तक चले गए हैं, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। जो बात आप कर रहे हैं चार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो उसके अंदर वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन आपका सिलेबस यहाँ तक महदूद है। इससे बाहर नहीं आते आपके क्वेश्चन। अटैच डिपार्टमेंट नहीं पूछा जाता, सबॉर्डिनेट ऑफिसेज के बारे में नहीं पूछा जाता। तो प्लीज रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ ऑन द सिलेबस ओनली। इसी पर आप फोकस कीजिए और जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ इसी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बाकी तो फिर गवर्नमेंट का सेटअप सारा जो है, जब आप उसको पढ़ना चाहेंगे तो वो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। टाइम लिमिट हमारे लिए इम्तहान के लिए बहुत 2-2.5 महीने होते हैं, उसके अंदर आप क्या क्या चीजें जो है सबॉर्डिनेट तक चले जाएं तो क्वेश्चन नहीं आता, तो फिर हमें पढ़ने की जरूरत भी उसकी नहीं। तो अब क्वेश्चन जो मैं आपसे बताना चाह रहा था वो ये था कि आपका क्वेश्चन
5-6 नंबर का आता है कि किसी डिवीजन के फंक्शन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब अल्फाबेटिकली जो है वो आपसे मैं शेयर करता हूँ इस पार्ट के अंदर के क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ये हमारा पहला डिवीजन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन, ये शेड्यूल 2 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। ये सबसे पहले जो है वो एविएशन डिवीजन के बारे में है। आप अपना रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसकी किताब आप खोल खोल के इसको पढ़ सकते हैं या यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये इट इज़ बेटर कि आप अपने मोबाइल के ऊपर इसको खोलें ज़रा, एविएशन डिवीजन के उसके फंक्शंस क्या हैं। तो एविएशन डिवीजन के बाद ये अल्फ़ाबेटिकली हमने शुरू किए हैं। तो एविएशन डिवीजन के जो फंक्शंस हैं उसके बाद हमारे जो कैबिनेट डिवीजन आता है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। वो मैं कैबिनेट डिवीजन वाले फंक्शंस आपको जो है वो शेयर करता हूँ कि हाउ यू कैन। पार्टिसिपेंट्स ये विजिबल है कि नहीं ये चीजें आपको? जी जैनुल आबिदीन, आप बताइएगा थोड़ा सा। जी सर, कुछ तो वर्ड्स पढ़े जा रहे हैं लेकिन कुछ वर्ड्स की समझ नहीं आ रही। अच्छा। हेलो। इसका मतलब ये है कि जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर अगर यही फाइल अभी आप व्हाट्सएप कर देना तो इसी टाइम हमारे सिस्टम पे ओपन हो जाएगी आराम से। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। ओके 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 ओके। ये मैं आपको लेक्चर सर्कुलेट करूंगा तो उसमें शायद ये चीजें क्लियर आ जाएंगी आपके पास। तो ये तकरीबन हमारे जो फंक्शंस हैं ये कैबिनेट डिवीजन के फंक्शंस जो हैं वो बहुत ज्यादा फंक्शंस हैं इसके। 25-30 फंक्शंस हैं।
लेट मी क्लियर इट। मैं थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसकी क्लियर कॉपी जो है वो मैं अरेंज करता हूँ ताकि आपको। जी पार्टिसिपेंट्स, ये शेड्यूल 2 जो मैंने आपको एविएशन डिवीजन मैंने लिया है, इसके अंदर एविएशन डिवीजन जो है ये अल्फाबेटिकली ये हम चलेंगे यहाँ से। पहला हमारा डिवीजन एविएशन आएगा और उसके बाद हमारा जो है वो कैबिनेट डिवीजन आएगा। तो एविएशन डिवीजन के अंदर क्या क्या फंक्शंस इसके या रोल्स ये करता है। एयरक्राफ्ट एंड एयर नेविगेशन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एविएशन उसको डील करता है। डेवलपमेंट ऑफ सिविल एविएशन इन पाकिस्तान को डील करता है ये। प्रोविजन ऑफ एरोड्रोम्स, एरोड्रोम्स ये को टेक्निकल टर्म है इनकी। एयरपोर्ट के ऊपर ये पोस्टिंग होती है इनकी, एरोड्रोम्स जो लोग हैं पोस्टिंग इनकी वहां पर होती है। लेकिन इसके एग्जैक्ट फंक्शंस तो मुझे नहीं पता, बट इट हैज बीन डिस्प्लेड हियर ओनली। ये एरोड्रोम की प्रोविजन इसके अंदर होती है। एयरपोर्ट डेवलपमेंट एजेंसी इसके अंडर आती है। रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी ऑफ एयर ट्रैफिक एंड ऑफ एरोड्रोम्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इस डिवीजन के अंदर आता है। एयर सर्विस agreements with other countries, liaison with International Civil Aviation Organization and other international agencies concerned with जो है वो उसके साथ है, इंटरनेशनल एजेंसी के साथ ये जो है ये काम करता है। देन नंबर 2 डिवीजन जो है वो हमारा कैबिनेट डिवीजन आता है। कैबिनेट डिवीजन के क्या फंक्शंस ये परफॉर्म करता है? कैबिनेट डिवीजन बहुत पावरफुल डिवीजन होता है। ऑल सेक्रेटेरिएट वर्क फॉर द कैबिनेट, नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल एंड देयर कमिटीज, सेक्रेटरीज कमेटी को डील करता है ये। फॉलो अप एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजंस ऑफ ऑल द बॉडीज मेंशन्ड
एट नंबर 1 अबाव जो मैंने अभी बयान किया आपके साथ। पार्ट 3 ओमिट कर दिया गया है। नंबर 4 के ऊपर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स। 5 नंबर पर सेक्रेटरीज कमेटी को भी डील करता है ये। सेंट्रल पूल ऑफ कॉर्स को डील करता है ये डिवीजन। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पर्सन्स ऑफ मिनिस्टर स्टेटस विदाउट कैबिनेट रैंक, स्पेशल असिस्टेंट्स टू द प्राइम मिनिस्टर, वो सारे के सारे कैबिनेट डिवीजन के अंडर होते हैं। अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, सैलरीज, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर्स, उनको कैबिनेट डिवीजन डील करता है। 9th इसका फंक्शन जो है, स्ट्रेंथ, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ द पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, special assistant to the prime minister, dignitaries who enjoy the rank and status of the minister of or minister of state। 10 नंबर के ऊपर rules of business, setting up of a division, allocation of business to a division, and constitution of a division or group of divisions as a ministry। किसी नए डिवीजन का क्या करना है, किसी मिनिस्ट्री का क्या करना है, तो ये कैबिनेट डिवीजन का काम है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव्स ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर जो होती हैं, वो भी कैबिनेट डिवीजन का काम है। नंबर 12 जो है, प्रिपरेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इन रिलेशन टू फेडरेशन ऑन ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, इसको देखना भी कैबिनेट डिवीजन का काम है। बजट फॉर द कैबिनेट बनाना जो है, बजट फॉर द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल बनाना, वो भी कैबिनेट डिवीजन का काम है। फेडरल इंटेलिजेंस जो है, FIA, वो भी कैबिनेट डिवीजन के अंडर आती है। कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफेंस एफर्ट एट द नेशनल लेवल बाय फोर्जिंग effective liaison between the armed forces, federal ministries and the provincial governments at the national level, secretariat function of the various post-war problems, ये भी कैबिनेट डिवीजन के अंदर फॉल करता है। 16th जो रोल है इसका, कम्युनिकेशन सिक्योरिटी को भी देखना इसका काम है। 17 नंबर जो इसका फंक्शन था वो डिलीट कर दिया गया है 30/4/12 को। 18वें नंबर के ऊपर है इंस्ट्रक्शंस फॉर डेलीगेशंस अब्रॉड एंड कैटेगराइजेशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, ये भी इसी की जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है कैबिनेट डिवीजन पे। नंबर 19, सिक्योरिटी एंड प्रॉपर कस्टडी ऑफ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्लासिफाइड मैटर इन सिविल डिपार्टमेंट्स, ये इसकी सिक्योरिटी एंड प्रॉपर कस्टडी के जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, वो भी कैबिनेट डिवीजन के अंदर फॉल करती है। 20 नंबर फंक्शन है प्रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट डॉक्यूमेंट्स, वो भी कैबिनेट डिवीजन के अंदर काम करते हैं ये चीजें। कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ऑफ फिक्स्ड लाइन ऑफिस एंड रेजिडेंट टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स, फैक्सेस, इंटरनेट, DSL कनेक्शंस, ये सारे टोल फ्री नंबर, ग्रीन टेलीफोन, स्टाफ कार्स, rules for the use of staff cars, common services such as teleprinter services, mail delivery services, ये सारी चीजें भी कैबिनेट डिवीजन कंट्रोल करता है। सिविल अवार्ड्स जो देते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, वो सिविल अवार्ड्स जो हैं, वो गैलेंट्री अवार्ड्स जो हैं, ये सारे के सारे कैबिनेट डिवीजन से डील होते हैं। तोशाखाना जो है, जो आजकल बड़ा एक चला हुआ है मुल्क के अंदर, केस जो है तोशाखाना का, तो तोशाखाना भी कैबिनेट डिवीजन के अंडर फॉल करता है। 24 नंबर के ऊपर जो रोल्स हैं इसके, उसको ओमिट कर दिया गया है। 25 नंबर के ऊपर जो है वो रिपैट्रिएशन ऑफ सिविलियंस एंड सिविल internees from India, Bangladesh, and those stranded in Nepal and other foreign countries, and all other concerned matters। वो लोग जो कि इंडिया, बांग्लादेश के अंदर जो लोग रह गए थे, उनसे मुतल्लिका को मामलात वगैरह, तो वो भी कैबिनेट डिवीजन उसको देखता है।
resettlement and rehabilitation of civilians and civil government servants uprooted from East Pakistan, including policy for grant of relief and compensation for losses suffered by them. ये फंक्शन भी इसी के पास है। और 27 नंबर पर all matters arising out of options exercised by and expatriation of Bengalis from Pakistan, ऐसा कोई इशू आ जाए तो वो भी कैबिनेट डिवीजन उसकी अथॉरिटी है, वहां से इसका डिसीजन होता है। 28 नंबर पर ग्रांट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस टू गवर्नमेंट सर्वेंट्स अंडर द रूल मेकिंग कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट पाकिस्तान एंड इट्स कॉर्पोरेशंस एंड देयर फैमिलीज स्प्रेडेड इन वेस्ट पाकिस्तान। इनसे मुतल्लिका कोई इशू हो तो वो भी कैबिनेट डिवीजन में डील किया जाता है। मैनेजमेंट ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज लेफ्ट बाय द बंगालीज इन पाकिस्तान, ये इश्यूज भी कैबिनेट डिवीजन डील करता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्पेशल फंड फॉर प्रिजनर ऑफ वॉर्स एंड सिविलियन इंटर्नीज हेल्ड इन इंडिया एंड वॉर डिस्प्लेड पर्संस, इनको डील करना भी कैबिनेट डिवीजन के परव्यू के अंदर फॉल करता है। डिफेंस ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस एंड रूल्स, पाकिस्तान के जो डिफेंस से मुतल्लिका चीज़ें हैं उनको भी ये कैबिनेट डिवीजन डील करता है। 32 नंबर जो है ओमिट कर दिया गया है। स्टेशनरी 33 नंबर स्टेशनरी प्रिंटिंग फॉर फेडरल गवर्नमेंट ऑफिशियल पब्लिकेशंस प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, वो भी इसी के अंडर फॉल करता है। 34 नंबर ओमिट कर दिया गया है। 35 भी ओमिट कर दिया गया है। 36 भी ओमिट कर दिया गया है। 37 38 से 41 तक भी ओमिट कर दिया गया है। 42 से 51 तक भी ओमिट कर दिए गए हैं, जो पहले थे अब नहीं है। और इसके बाद 52 नंबर पर नेशनल आर्काइव्स इंक्लूडिंग मुस्लिम फ्रीडम आर्काइव्स, ये भी नेशनल फेडरल कैबिनेट डिवीजन डील करता है। 53 और 54 भी ओमिट कर दिए गए हैं ऑन सर्टेन डेट्स। उसके बाद 55 नंबर पीपल्स वर्क्स प्रोग्राम या रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो भी कैबिनेट डिवीजन डील करता है। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन द फील्ड्स ऑफ आर्ट्स, ये भी कैबिनेट डिवीजन के अंडर फॉल करते हैं। फिर 57 से 60 तक जो रोल हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं। 61 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड इन एकेडमिक फील्ड्स कैबिनेट डिवीजन के अंडर आता है। सिक्सटी टू से लेके बाकी आगे ऑनवर्ड 72 तक ओमिट कर दिए गए हैं और 76 तक रादर ओमिट कर दिए गए हैं। और 76 नंबर के ऊपर पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड इट्स सब्सिडियरीज, ये भी इसका कंट्रोल जो है वो कैबिनेट डिवीजन के अंदर फॉल करता है। तो सो मैनी रोल्स हैव बीन एट्रिब्यूटेड जो कि कैबिनेट डिवीजन बहुत बड़ा, बल्कि आप कह लें कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है सेक्रेटेरिएट जो है पूरी बॉडी है तो कैबिनेट डिवीजन उसका सारा हेड है, उसका सारी चीज़ें यहीं से निकलते हैं। तो देन 77 नंबर के ऊपर ट्रीटी इम्प्लीमेंटेशन सेल इस्लामाबाद क्लब भी इसी के अंडर फॉल करती है। और इसके साथ पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 वो भी इसके, नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी इसके अंडर फॉल करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा जो है वो भी कैबिनेट डिवीजन के अंदर फॉल करती है, वो कंट्रोल इसी के पास है। प्राइम मिनिस्टर परफॉर्मेंस डिलीवरी यूनिट वो भी इसी के अंडर फॉल करती है। और उसके बाद वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स, पाकिस्तान फ्लैग, कोट ऑफ आर्म्स, स्टैंडर्ड टाइम ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक हॉलीडेज, गजट ऑफ पाकिस्तान, ये सारी चीज़ें 85 के अंडर जो 85 टोटल हेड्स हैं इन सब की जो सेक्शन जो है वो कैबिनेट डिवीजन के अंडर आती है। अब ये इतने सारे फंक्शन जो हैं, it would be difficult for you to understand
I have given a note in this respect कि आप जो है वो इम्पोर्टेंट नोट है कि कैबिनेट डिवीजन के ऊपर अगर सवाल पूछा जाता है तो आप कोई 10 इम्पोर्टेंट इसके रोल्स जो हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो आप अपनी कॉपी के ऊपर उसको लिख लें। 10 इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो आपको अच्छे लगते हैं वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयार कर लें। बाकी को पढ़ने की आपकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नॉर्मली 5 नंबर का आता है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि 10 पॉइंट आप याद कर लें इम्तहान के लिए, तो दैट वुड बी सफिशिएंट टू सर्व योर पर्पस। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट एग्जामिनेशन इन मैक्सिमम 10 फंक्शंस ऑफ कैबिनेट सर डिवीजन इन द पेपर। सर एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आपने ये नोट में लिखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट मैक्सिमम 10 फंक्शंस ऑफ कैबिनेट डिवीजन इन द पेपर, तो सर ये कैबिनेट डिवीजन या जो भी हो। 10 मैंने इसलिए दिए हैं कि ये बहुत बड़ा डिवीजन है, हो सकता है कि आपसे नहीं वो सर, मैं 10 मैं नंबर नहीं मैं ये नहीं सो पूछ रहा सर। हाँ मैं सर ये पूछ रहा हूँ कि डिवीजन जितने डिवीजन है उसमें ये कैबिनेट वाला मस्ट है या और डिवीजन भी आ सकते हैं, क्वेश्चन जी और से जी भी आ जी सकते जी, और डिविजन्स भी आएंगे। 34 मिनिस्ट्रियां हैं तो 34 डिवीजन के फंक्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उनमें सबसे बड़ा कैबिनेट डिवीजन था आज। हैं। अच्छा तो सर ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बाकी मतलब कंफर्म नहीं है सर कि आएगा या नहीं आएगा। नहीं, कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। वो कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। पिछले पेपर जरा उठा के देख लीजिएगा आप कि वो इनके अलावा क्वेश्चन डिवीजन के फंक्शन जो हैं वो भी आए हुए। जी सर ठीक है सर, थैंक यू। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर इस पर क्वेश्चन आ जाता है तो अगर 5 नंबर हैं तो 5 फंक्शन लिखने हैं आप। अगर 10 नंबर का आ जाए, वैसे 10 नंबर का आता नहीं है सवाल, तो चूंकि ये इम्पोर्टेंट डिवीजन है इसलिए मैंने इसको 10 नंबर दे दिए हैं कि 10 पॉइंट आप कोई इम्पोर्टेंट इसमें से निकाल लें तो आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। लेकिन अगर आप 5 भी निकाल लेते हैं तो नॉर्मली क्वेश्चन 5-6 नंबर का आता है तो वो आपका पर्पस सर्व कर जाएगा। इतने 85 तक आप सारे याद करने की जरूरत नहीं है आपको। 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस आप याद कर लें फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ज्यादा के ऊपर नहीं जाना आपने। तो आप फॉलो कर गए हैं मेरा पॉइंट आप? एनीबॉडी वालेकुम एल्स सर। हु हैज ए क्वेश्चन, तो आप पूछ सकते हैं सवाल अपने अगर हैं तो कोई। वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी बोलिए। आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं सर? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, ये हमें पेपर का पैटर्न तो बता दें कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आएगा और किस किस पोर्शन से वो क्वेश्चन लेता है सर। काइंडली हमें अगर ये आप एक दफा इसका पैटर्न बता दें तो। जी आप पिफा की वेबसाइट के ऊपर जाएं, जी पिछले जी। पेपर डाउनलोड करके देखें एग्जामिनर कैसे सवाल पूछते हैं। जी ओके सर। हाँ, उसमें आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। इनके जी सर। क्वेश्चन जो हैं 5 नंबर का 7 नंबर का क्विज टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और मैंने कहा कि ये डिवीजन पे क्वेश्चन आपको आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपको। ओके सर, थैंक यू। हाँ, तो इस एंगल से 5 पॉइंट इसके याद कर लें आप। जी एनी अदर क्वेश्चन? जी भाई, और कोई सवाल?
ये आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस। आपका मैं क्वेश्चन आंसर बॉक्स भी देखता हूं कि आप क्या क्या सवाल आपने यहाँ रखे हैं। जैनुल आबिदीन ने आज बहुत काम किया है। वकार हुसैन ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, हेल्थ केयर इन रूरल एरियाज। There are several reasons of non-availabilities of the basic necessities of life as well as healthcare system in rural areas as compared to urban areas. इसमें वकार आपने ये जो स्पेस छोड़ी है बीच में, ये नहीं छोड़नी, कंटिन्यू करना है। एक पैराग्राफ जो है वो आपको शो होना चाहिए, इसकी पाबंदी करनी है। बाकी आपने बहुत अच्छा लिखा है। Try to compare it with the solution that I have given you. So you will come across so many new things that should be included in your answer. So even then, your attempt is very good. उमर हुसैन का क्वेश्चन है कि अगर हम सेम वर्ड्स यूज करें समरी में जो के पैराग्राफ में दिए हुए हैं। ये अंग्रेजी उमर मुझे नहीं समझ आ रही। बहरहाल मैं मतलब आपका समझ गया हूं कि आपने कहा है कि समरी से हम अल्फाज ले सकते हैं। जब आपने समरी बनानी है तो वर्ड्स आपने अपने इस्तेमाल करने हैं मैक्सिमम। लेकिन जहां वर्ड आपको नहीं आता तो आप बारो भी कर सकते हैं, लेकिन सारे वर्ड्स समरी के लेने जो हैं वो ठीक नहीं है। एग्जामिनर सिंपली वांट्स टू नो दैट यू हैव अंडरस्टूड द मैसेज और अपने अल्फाज में आपने उसको कन्वे कर दिया है। लगा के आजा। I think you might have got my point of view. नकाश ने भी अटेम्प्ट किया है health care problems in rural areas. Rural healthcare suffer from low quality medical facilities for several reasons. The main difference between rural and urban areas is low quality of medical services. It is important to deploy the best medical doctors and medical staff in rural areas, but unfortunately, huge number of doctors and medical staff preferred urban areas for their services. बहुत अच्छा आपने नकाश अपने ये लिखा, लेकिन आपने ये जो स्पेस बीच में छोड़ी है that the third desert is suffering from many dangerous diseases like lung diseases, ये स्पेस बीच में से इसको खत्म करें, उसके साथ इसको मिला दें। बाकी योर जो ट्राई है वो बहुत अच्छी है। कीप इट अप। जीशान का सवाल है कि जो डिवीजन के अंदर हमने ओमिट किए हुए पॉइंट्स हैं, जो ओमिट किए हुए हैं उसको छोड़ देना है आपने, उसको तो वो है ही नहीं, पॉइंट ही खत्म हो गए। और अगला उसका सवाल है कि फिर इसको निकाल क्यों नहीं दिया गया। आप अपने नोट्स जब बनाएं तो इनको निकाल देना। बहरहाल गवर्नमेंट की जो बुक प्रिंट हुई है उसके अंदर अभी तक मौजूद है, ओमिट लिखा हुआ है। इमरान कह रहे हैं कि पास्ट पेपर्स शेयर कर दें, तो इमरान एंड फॉर ऑल अदर कैंडिडेट्स पेफा की वेबसाइट के ऊपर BCRW के पास पेपर्स पड़े हुए हैं, उनको डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले लीजिए और उसमें से
गुजरने की कोशिश करें टू अंडरस्टैंड द पैटर्न दैट द एग्जामिनर इज फॉलोइंग। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जितने भी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी ये लड़के कह रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये प्रीवियस पेपर्स कह रहे हैं, प्रीवियस ये जब जाते हैं ना फिफा की वेबसाइट पे, तो वहां पे कंफ्यूजन काफी सारी क्रिएट होती है पेपर्स को लेके ना। अच्छा तो अगर सर आप 5 साल जो प्रीवियस पेपर्स हैं एग्जैक्ट, मतलब जो पीसीआरडब्ल्यू से रिलेटेड, वो अगर जैनुल आबदीन को या इस तरह के मतलब जो आपके स्टूडेंट हैं अगर वही उधर से निकाल के तो वो शेयर कर दें ग्रुप में, तो मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा ये। चले, मैं जैनुल आबिदीन से मैं कहूँगा, इज ए गुड जी जी लड़का है वो ऐसी स्टूडेंट। खिदमत खलक करना जानता है। तो जैन सुन रहे हैं आप? जैन आपकी बड़ी मशहूरी हो गई है। चले, मैं कल जैन, जैन भाई बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं जी। हाँ जैन बहुत अच्छा स्टूडेंट है हमारा। तो जैन विल डेफिनेटली हेल्प ऑल ऑफ अस। जी जी ठीक हो गया। हाँ वो जैन कर देगा इंशाल्लाह। जी तो जी आपको जी मिल जी। जाएंगे, वो मिल थैंक यू जाएंगे। सर, थैंक यू, ठीक है। थैंक यू सर। खालिद हेलो अस्सलाम वालेकुम महमूद, सर। आपका मोबाइल नंबर जो है वो इस्लामाबाद में फैजुल्ला होंगे। फैजुल्ला आपका नंबर जो है आपके ग्रुप में ऐड करेंगे। प्लीज कांटेक्ट योर इस्लामाबाद ऑफिस, पिफ ऑफिस। अच्छा, ये जैनुल आबिदीन का जवाब आ गया है कि मैंने ऑलरेडी पास पेपर शेयर कर दिए हुए हैं ग्रुप में। अगर किसी को ना मिले तो जैनुल आबिदीन से राब्ता कर सकता है वो। लाहौर सेंटर जी के अंदर सारे लोगों के पास ये तकरीबन है। और अगर फिर भी नहीं मिले किसी को तो जैन कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड। जी, और कोई सवाल आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप तो थोड़ा माइक के करीब हों। सर इसमें ऑब्जेक्टिव ही होते हैं सर? नहीं जी, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। अच्छा ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव है सर 100%। जी सर। चलें ठीक है सर, थैंक यू। अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो लेट मी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। फिर इंशाल्लाह बीसीआरडब्ल्यू में संडे वाले दिन फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।